सामाजिक विषय के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन सवाना प्रदेश का अध्ययन करेंगे। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले पाठ में क्या क्या सीखा था, क्योंकि आज का पाठ पिछले पाठ से संबंधित है। बच्चों, पिछले पाठ में हमने प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जाना था। हमने जाना था कि विश्व को जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। प्राकृतिक प्रदेश क्या होते हैं, हमने ये जाना था कि जब किसी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में यानी बहुत बड़े क्षेत्र में जब जलवायु, वनस्पतियों, जीव जंतुओं में औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। यानी जब कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक जैसी जलवायु, एक जैसी वनस्पति, एक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, एक जैसी मृदा पाई जाती है, तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। और किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। उसके बाद हमने विभिन्न यानी 3 कटिबंधों के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जाना था। हम जानते हैं कि पृथ्वी को 3 कटिबंधीय प्रदेशों में बांटा गया है। ये हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत कटिबंधीय प्रदेश। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर यानी 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और इस उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। हमने उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के नामों को जाना था। उसके बाद 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। और हमने इस कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जाना था। और उसके बाद है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुवों तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुवों के बीच में शीत कटिबंध पाए जाते हैं। और शीत कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश शीत कटिबंधीय प्रदेश कहलाते हैं। हमने इस कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में भी जाना था। बच्चों, उसके बाद हमने जाना था कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये विषुववृत्त वृत्त है और उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये जो क्षेत्र है यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं विषुववृत्त रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। इनमें से विषुववृत्त रेखीय प्रदेशों का हमने पिछले पाठ में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने जाना था कि जो विषुववृत्त रेखीय प्रदेश हैं वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये विषुववृत्त वृत्त है और इसके बाद इस विषुववृत्त वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश से लेकर में 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच विषुववृत्त रेखीय प्रदेश पाए जाते हैं। फिर हमने यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति, जीव जंतुओं, मानव और उनके व्यवसाय का विस्तार से अध्ययन किया था। और बच्चों, आज हम सवाना प्रदेश का अध्ययन करेंगे। यानी आज के पाठ में हम उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आने वाले सवाना प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। यानी यह किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और इनका विस्तार महाद्वीपों पर कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हम यहाँ की जलवायु का अध्ययन करेंगे, यहाँ की वनस्पति, जीव जंतुओं और मानव जीवन का अध्ययन करेंगे। और आपने पिछले पाठ में विषुववृत्त रेखीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा था और आज के पाठ में हम सवाना प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही प्रदेश उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इनका एक तुलना करेंगे। हम इन दोनों प्रदेशों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सवाना प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति के बीच में। अक्षांशीय स्थिति से तात्पर्य है कि यह किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ये दोनों ही गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में ये 5 से लेकर 20 डिग्री के अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि ये
0 डिग्री अक्षांश है जिसे विषुववृत्त वृत्त कहते हैं। उसके बाद 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सवाना प्रदेश पाए जाते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये सवाना प्रदेश पाए जाते हैं। अब एक नज़र डालते हैं महाद्वीपों पर इनके विस्तार पर, यानी महाद्वीपों पर ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये महाद्वीपों के भीतरी भागों में इनका ज़्यादा विस्तार है, यानी जो सवाना प्रदेश है वो महाद्वीपों में के मध्यवर्ती भागों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार और ओरिनोको बेसिन पर इनका विस्तार है। दक्षिण के पठार में इन्हें कैंपोस के नाम से जाना जाता है और ओरिनोको बेसिन में इन्हें लैनोस के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में ये उत्तरी भागों में इनका विस्तार है यहाँ पर। तो ये अधिकतर किन महाद्वीपों पर पाए जाते हैं? ये इनका ज़्यादा विस्तार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है। और बच्चों, इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो आप जैसा मानचित्र में देख सकते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप पर है, यानी सवाना प्रदेश ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और अफ्रीका में भी इनका ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? सूडान में, इसीलिए इन्हें सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं यहाँ की जलवायु पे। जैसा कि अभी हमने जाना कि ये प्रदेश जो हैं यानी सवाना प्राकृतिक प्रदेश उष्णकटिबंध में हैं, और उष्णकटिबंध में भी ये महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित हैं। इस कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है, यानी जो भी बारिश होती है वो अधिकतर गर्मी के महीनों में होती है। साल का जो शेष भाग होता है वह सूखा रहता है, और गर्मियों में जो बारिश होती है वह भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वह भी एक सामान्य वर्षा ही होती है, और वर्ष का जो शेष भाग होता है वह सूखा होता है। इसलिए यहाँ की जलवायु को गर्म और शुष्क माना जाता है। शुष्क मतलब यहाँ की जो वायु है उसमें आर्द्रता कम होती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है, यानी वर्ष के महीनों में जो तापमान है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अब जानते हैं यहाँ की वनस्पति के बारे में। अच्छा, अब सोचिए कि यहाँ पर साधारण वर्षा होती है, और जो वर्षा होती है वो भी ग्रीष्म ऋतु में होती है, और वर्ष का जो शेष भाग है वह सूखा रहता है। तो सोचो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती होगी। यहाँ पर कम वर्षा और अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ की मुख्य वनस्पति मुख्यतः घास होती है। यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो बहुत लंबी और बहुत मोटी होती है। बच्चों, यहाँ पर पाई जाने वाली घास की लंबाई लगभग 3 मीटर तक लंबी हो सकती है, और ये जो घासें पाई जाती हैं ये मोटी होती हैं, चपटी होती हैं और कड़क होती है। यानी सवाना प्रदेशों में लंबी, मोटी, चपटी और कड़क घास पाई जाती है। और जो जितनी भी घासें इस घास भूमि में पाई जाती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हाथी घास, जिसे एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो एलिफेंट ग्रास होती है यानी हाथी घास है, इसका आकार गुच्छेदार होता है। और बच्चों, सवाना प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुशवेल्ड भी कहते हैं। घास के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पतझड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये पतझड़ वृक्ष जो होते हैं ये भी इकट्ठा नहीं होते, यानी वनों के रूप में नहीं होते, ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन पतझड़ वृक्षों का आकार काफ़ी छोटा होता है। पतझड़ वृक्ष तो आप समझते ही होंगे, ऐसे वृक्ष जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और उसके बाद इनमें नई पत्तियां आती हैं। अब जानते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। अच्छा बच्चों, सोचो यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते होंगे? सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर घास चरने वाले जंतु सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ की घास भूमियों में घास चरने वाले जंतुओं की सर्वाधिक किस्में, यानी सबसे ज़्यादा किस्मों के शाकाहारी घास चरने वाले जंतु इस सवाना प्रदेश में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ज़ेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा, हाथी आदि।
और बच्चों, आपने अभी जाना कि यहाँ पर घासों की बहुलता है और वृक्ष जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए इस प्रदेश के जो जीव जंतु हैं उनमें गतिशीलता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि लंबे चौड़े घास के मैदान हैं और वृक्ष बहुत कम हैं। इसीलिए यहाँ गतिशीलता ज़्यादा है और इसी गतिशीलता के कारण यहाँ पर जो बड़े आकार के स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे कि जिराफ, गैंडा, हाथी, ये बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ पर शाकाहारी जीव जंतुओं के बड़े बड़े झुंड आसानी से देखे जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त जब यहाँ शाकाहारी जीव हैं तो उनको खाने वाले मांसाहारी जीव भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, जैसे कि शेर, चीता आदि। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के पक्षी भी दिखाई देते हैं। ये हैं शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजल्स, एमू आदि। और बच्चों, इसमें जो शुतुरमुर्ग है वो विश्व का सबसे बड़े आकार का पक्षी होता है और एमू जो है वो दूसरे नंबर का विशालकाय पक्षी होता है। और ये दोनों ही पक्षी जो हैं इनके पंख तो होते हैं परंतु ये उड़ नहीं सकते हैं, यानी शुतुरमुर्ग, जिसको अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, और एमू पक्षी जो हैं ये उड़ान रहित पक्षी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं और ये सबसे बड़े आकार के होते हैं। उसके बाद बच्चों, अभी आपने जाना कि यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं की सबसे ज़्यादा किस्में पाई जाती है। मांसाहारी जंतु जैसे शेर, चीता भी बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं। इसी कारण पहले इनसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकार होता था। इन जंतुओं का बहुत ज़्यादा शिकार होने के कारण यहाँ की घास भूमि को शिकार भूमि या बिग गेम कंट्री भी कहा जाता था। उसके बाद जैसे जैसे शिकार होने के कारण यहाँ के वन्य जीवों पर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। इसीलिए इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ और शिकार जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। ऐसे क्षेत्रों में बिना आज्ञा के आना जाना मना होता है। और बच्चों, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनसे आकर्षित होकर देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। अब जानते हैं यहाँ के मानव जीवन के बारे में। क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है और शुष्क है, इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम निवास करती है। अधिक गर्मी और कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती है। यहाँ के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई नामक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो है पशुपालन। और बच्चों, इस मसाई जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं के झुंड को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए ये लोग अधिकतर घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ का जो पशुचारण उद्योग है वो व्यापारिक स्तर पर विकसित नहीं है, परंतु इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया का जो सवाना प्रदेश है वो पशुचारण उद्योग में पूरी तरह से विकसित है। जैसे अभी हमने जाना कि जो पूर्वी अफ्रीका का पशुचारण उद्योग है वह अविकसित है और ऑस्ट्रेलिया का जो पशुचारण उद्योग है वह विकसित अवस्था में है। तो एक बार जानते हैं कि पशुचारण उद्योग होता क्या है। ऐसा वह उद्योग जिसमें उत्पाद जो हैं वो पशुओं से प्राप्त हों, यानी पशुओं के प्राप्त उत्पादों का जब व्यापार किया जाता है तो उसे पशुचारण उद्योग कहा जाता है। तो एक नज़र डाल लेते हैं कि पूर्वी अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के पशुचारण उद्योग में अंतर क्या है। जैसे अभी हमने जाना कि यह अविकसित अवस्था में है और ऑस्ट्रेलिया का जो पशुचारण उद्योग है ये विकसित अवस्था में है। पूर्वी अफ्रीका में पशुचालन प्राचीन पद्धति द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पशुओं के रहने का, उनको रखने का, उनके चारे का, पानी का उचित प्रबंध नहीं होता है। ये अधिकतर अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और पशु भी ये केवल एक किस्म के नहीं पालते हैं, ये मिश्रित पशु पालते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी, ये सभी पशुओं को पालते हैं, क्योंकि ये उनसे प्राप्त उत्पादों का व्यापार नहीं करते हैं, उनका केवल स्थानीय उपभोग करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो पशुपालन उद्योग है वह आधुनिक पद्धति पर
आधारित है। ये अधिकतर व्यापार के लिए एक ही किस्म के पशुओं को पालते हैं। उसके बाद जो पूर्वी अफ्रीका का पशु उत्पाद है उसका उपभोग स्थानीय उपभोग होता है, यानी पशुओं से प्राप्त उत्पादों को ये बाज़ार में बेचते नहीं हैं, यानी उसका व्यापार नहीं करते हैं, उसका उपभोग ये स्वयं ही करते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में पशु उत्पादों का व्यापार किया जाता है। पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे दूध, मांस, अंडा आदि, ये उसका व्यापार करते हैं। पूर्वी अफ्रीका में ये अपने पशुओं के जल और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में चारे और जल की एक ही जगह पर समुचित व्यवस्था की जाती है। पूर्वी अफ्रीका में ये चारे के लिए प्राकृतिक चारे पर निर्भर करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो भी घास या पौधे उगाते हैं ये उसी को अपने पशुओं को चारे के रूप में देते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में चारा फार्म जो है वो फार्म में उगाया जाता है, यानी पशुओं के चारों के लिए वहाँ पर फार्म बनाए गए हैं जहाँ पर उनके चारे को उगाया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार का प्रयास नहीं किया जाता, यानी पशुओं की नस्लों को सुधारने का प्रयास नहीं किया जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार के प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर असली अच्छी नस्ल के पशुओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पशुओं के बीच में प्रजनन करवाया जाता है, जिससे कि इन्हें एक अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त हो और जिनसे इनको अधिक उत्पाद प्राप्त हो सके। उसके अतिरिक्त यहाँ पर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच और उपचार की व्यवस्था नहीं की जाती है, यानी जो भी पशु हैं उनके स्वास्थ्य की जांच नहीं की जाती है और उनका उपचार भी नहीं किया जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को लेकर भटकते रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इनके स्वास्थ्य की जांच और उपचार की एक समुचित व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से जो पूर्वी अफ्रीका पशुचारण उद्योग है वो विकसित अवस्था में नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो पशुचारण उद्योग है वो पूरी तरह से विकसित अवस्था में है। यदि हम वहाँ के लोग इन उपायों को अपनाएं तो वहाँ के भी पशुचारण उद्योग को विकसित अवस्था में पहुँचाया जा सकता है, यानी इस पशुचारण उद्योग के विकास की वहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। अब जानते हैं यहाँ पाई जाने वाली दूसरी जनजाति हौसा जनजाति के बारे में। हौसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है और इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना है। जिससे मसाई जनजाति मुख्यतः क्या करती है? पशुपालन करती है। उसी प्रकार हौसा जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि करते हैं और कृषि में ये लोग मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन भी करते हैं। पशुओं में ये भेड़, बकरी, गाय आदि पालते हैं और ये जो पशुपालन करते हैं वे दूध और मांस के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आज आपने सवाना प्रदेश की जलवायु, यहाँ की वनस्पति, जीव जंतुओं और मानव जीवन के बारे में जाना। पिछले पाठ में आपने विषुवत रेखीय प्रदेशों की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतुओं और मानव जीवन के बारे में जाना था और ये दोनों ही प्राकृतिक प्रदेश उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए एक बार इनके बीच में एक तुलना करते हैं, यानी इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है स्थिति, यानी कि ये दोनों प्रदेश अक्षांशों पर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी किन अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, जबकि सवाना प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है? ये 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से लेकर 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच सवाना प्रदेश पाए जाते हैं। उसके बाद है विस्तार, यानी महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विषुवत रेखीय प्रदेश महाद्वीपों के तटों पर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त ये घाटियों में पाए जाते हैं, जैसे हमने जाना था कि दक्षिण अमेरिका के अमेज़न घाटी और अफ्रीका के कॉन्गो घाटी पर इनका विस्तार है। और जो सवाना प्रदेश है ये महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, यानी सवाना प्रदेश महाद्वीप, जिन भी महाद्वीपों पर सवाना प्रदेश पाए जाते हैं ये अधिकतर महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित हैं। अब जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। विषुवत रेखीय प्रदेशों की जलवायु गर्म और नम है,
जैसा हमने पिछले पार्ट में जाना था कि विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास स्थित हैं और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल साल भर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी भी यहाँ तापमान जो है साल भर एक जैसा ही रहता है, यानी वार्षिक तापांतर नहीं होता है। और इन क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण, अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म और नम है और यहाँ की वायु शांत है, क्योंकि हम जानते हैं कि विषुवत वृत्त के पास निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिए यहाँ की जो वायु है वो शांत है और अधिक तापमान और नमी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस पाई जाती है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु होती है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जबकि जो सवाना प्रदेशों की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। यानी गर्मी तो यहाँ अच्छी पड़ती है, ठीक होती है, और लेकिन यहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण यहाँ की वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होती है। अब जानते हैं वर्षा। जैसा कि अभी हमने जाना कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन तेज वर्षा दोपहर के बाद होती है, तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि सवाना प्रदेशों में वर्षा कम होती है। यहाँ वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही होती है और वह भी सामान्य होती है। उसके बाद जानते हैं यहाँ की वनस्पतियों, यानी इन दोनों प्रदेशों की वनस्पति में क्या क्या अंतर है। अधिक वर्षा और गर्मी होने के कारण विषुवत रेखीय प्रदेशों में सदाबहार वन, लताएं, झाड़ियां और जंगली फूल आदि पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में जाना था कि वहाँ के सदाबहार वनों में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो इतने लंबे, ऊंचे और घने होते हैं कि सूर्य की किरणें भी उनको पार करके ज़मीन पर नहीं आ पाती हैं। उसके अतिरिक्त इन वनों में बहुत ज़्यादा लताओं का जाल पाया जाता है। ये लताएं पेड़ों को इस प्रकार लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी इन जंगलों में घुसने से घबराता है। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और जंगली फूल भी पाए जाते हैं। यानी विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि सवाना प्रदेशों में घास के मैदान ज़्यादा हैं, इसीलिए इन्हें घास भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर बिखरे हुए पतझड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं। यानी सवाना प्रदेशों में घास ज़्यादा पाई जाती है, और ये जो घास पाई जाती है ये कैसी होती है बताइए? अभी हमने पढ़ा था ना, यह लंबी, ये 3 मीटर तक लंबी होती है, मोटी होती है, कड़क होती है। अब जानते हैं यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में। विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, उसके अतिरिक्त खुले वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के अतिरिक्त असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े और पक्षी भी पाए जाते हैं। जबकि सवाना प्रदेशों में अधिकतर घास खाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी, उन शाकाहारी जीवों को खाने वाले मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। और अभी हमने जाना था कि यहाँ घास का विस्तार ज़्यादा है और वृक्षों की संख्या कम होने के कारण जो सवाना प्रदेश के जो जीव जंतु हैं उनमें बहुत अधिक गतिशीलता दिखाई देती है। इसी कारण यहाँ पर जो बड़े आकार के स्तनधारी जीव जैसे कि ज़ेब्रा, हाथी, गैंडा आदि बहुत अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। अब जानते हैं, अब देखते हैं इन दोनों प्रदेशों के मानव जीवन के बारे में। आपने जाना था कि विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो जलवायु है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, नमी, उमस के कारण वहाँ की जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में बहुत कम जनसंख्या रहती है। सवाना प्रदेशों में भी गर्मी ज़्यादा होती है, वर्षा कम होती है। इस कारण यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है। विषुवत प्रदेशों में बोरो, पिग्मी और सेमांग नाम की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जबकि सवाना प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं मसाई और हौसा। अब जानते हैं यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसायों में क्या अंतर है। विषुवत रेखीय प्रदेशों के जो जनजातियां हैं वो मुख्यतः शिकार करती हैं, वन वस्तुएं इकट्ठा करती हैं और झूम खेती करती हैं,
यानी विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो अपना भोजन मुख्यतः शिकार करके प्राप्त करती हैं। वो जंगली जानवरों का और मछलियों का शिकार करती हैं, उससे प्राप्त मांस को ये भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त ये वन वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, यानी वनों में जाकर वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। उन वस्तुओं में ये कंदमूल, केला वगैरह अपने भोजन के लिए इकट्ठा करते हैं। लकड़ी के लट्ठों से ये पेड़ों पर मचान बनाते हैं और बाकी जो वन वस्तुएं इकट्ठा करते हैं उसको बाजार में बेचकर अपनी ज़रूरत की कुछ वस्तुएं खरीद लेते हैं। जबकि और उसके अतिरिक्त ये झूम खेती करते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में जाना था कि ये जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि को साफ कर देते हैं, फिर खुरपी कुदाल से खेती करते हैं और उसके बाद जब 4 से 6 वर्षों तक लगातार खेती करने के कारण भूमि का उपजाऊपन कम होता है, उत्पादन कम होने लगता है, तब ये अन्य जगह की तलाश करते हैं। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती या चलती फिरती कृषि। और सवाना प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और कृषि करना। जैसे हमने जाना था कि यहाँ की जनजातियाँ मुख्यतः पशुपालन करती हैं और कृषि करती हैं। विषुवत रेखीय प्रदेशों की जो मानव हैं उनकी जीवन पद्धति पूरी तरह से प्रकृति प्रधान है, यानी वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अभी भी प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। जबकि सवाना प्रदेश जो हैं वो अधिकतर अर्ध विकसित अवस्था में है, जब और कुछ क्षेत्र जो हैं वो विकसित अवस्था में भी पहुँच गए हैं। आइए बच्चों, अब एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं कि आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा। आज के पाठ में हमने सवाना प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में जाना कि अक्षांशीय स्थिति 5 से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के बीच ये दोनों गोलार्धों पर पाए जाते हैं और महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अधिकतर इनका विस्तार अफ्रीका में ज़्यादा है और अफ्रीका के भी सूडान में, इसलिए इनको सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। फिर हमने यहाँ की जलवायु के बारे में जाना कि यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु के महीनों में होती है, वो भी साधारण वर्षा होती है। फिर हमने यहाँ की वनस्पति के बारे में जाना कि यहाँ पर मुख्यतः घासें पाई जाती हैं और घासें भी बहुत लंबी, मोटी और चपटी और कड़क होती हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर बिखरे हुए पतझड़ वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ के जीव जंतुओं के बारे में जाना कि यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी जंतु दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें गतिशीलता ज़्यादा होती है और यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जीव अधिक संख्या में देखे जाते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नाम याद है ना आपको? ऑस्ट्रिच और एमू। उसके बाद यहाँ के मानव जीवन के बारे में जाना कि यहाँ पर मसाई और हौसा नामक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना और पशु पालना है। उसके बाद हमने विषुवत रेखीय और सवाना प्रदेशों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार इस पाठ पर आधारित एक गतिविधि करते हैं। आपको सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखना है। सवाना प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताइए सही है कि गलत? आपको दिख गया होगा ये गलत है, क्योंकि सवाना प्रदेशों में सदाबहार वन नहीं पाए जाते। यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। सदाबहार वन तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा है मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल ये सही है। सवाना प्रदेशों में वर्षा साल भर होती है। बताइए वाक्य सही है कि गलत? बताइए। बिल्कुल सही। यह वाक्य गलत है, क्योंकि सवाना प्रदेशों में साल भर वर्षा नहीं होती। यहाँ केवल ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही वर्षा होती है। सवाना प्रदेश की घास बहुत छोटी छोटी होती है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि सवाना प्रदेश की घास बहुत बड़ी होती है। आइए अब एक अभ्यास कार्य करना है आपको। विश्व के रिक्त मानचित्र पर आपको सवाना प्रदेश को छायांकित करना है। आपको इस प्रकार का एक रिक्त मानचित्र लेना है और आपको दिखाना है कि सवाना प्रदेश महाद्वीपों पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आपको विषुवत रेखीय और सवाना प्रदेशों की वनस्पतियों और जीव जंतुओं की तुलना करनी है। जैसे अभी हमने इनका तुलनात्मक अध्ययन किया था, ऐसे ही आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इन दोनों प्रदेशों की वनस्पतियों और जीव जंतुओं की तुलना करनी है। और बच्चों, आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। अभी आपने जाना कि सवाना के जो घास भूमियों हैं उनमें शिकार ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर कुछ वन्यजीवों की प्रजातियाँ जो हैं वो उनके अस्तित्व को खतरा मंडरा गया था। इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई थी। ऐसे ही हमारे भारत में भी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। आपको
क्या करना है, विश्व के संरक्षण के लिए भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो अभ्यारण्य हैं उनकी आपको एक सूची बनानी है और आपको पता लगाना है कि ये किन किन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो बाघ के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। गुजरात का जो गिर उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वह शेरों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। तो इसी प्रकार आपको राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनानी है। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। अब आपसे अगली कक्षा में पुनः मुलाकात करेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद।